क्रांति सर, आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटेंस और कैपेसिटर के बारे में। विद्यार्थी, आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस, धारिता। आइए सबसे पहले समझते हैं ये कैपेसिटेंस क्या होता है। विद्यार्थी, कैपेसिटेंस का मतलब होता है धारिता, और धारिता का हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है संचित करना। तो ये कैपेसिटेंस, अगर हमारे पास कोई बॉडी है और वो बॉडी चार्ज को संचित कर रही है, एक्युमुलेट कर रही है, तो उसकी इस क्षमता को हम लोग कहेंगे कैपेसिटेंस। जैसे यहां पर आइए, मान लेते हैं हमारे पास कुछ बर्तन है और इस बर्तन में हम लिक्विड को संचित कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये बर्तन जो है वो छोटा है और यहाँ एक दूसरा बर्तन है जो बर्तन बड़ा है, तो इसमें लिक्विड, बड़े वाले बर्तन में जो लिक्विड होगा ज्यादा संचित होगा, तो बड़े वाले बर्तन की जो धारिता है वो अधिक है देन रिस्पेक्टिव छोटे वाले बर्तन की धारिता से। ऐसे ही जब हम किसी बॉडी को चार्ज देते हैं तो वो बॉडी कितने चार्ज को अपने ऊपर रख सकता है, ये उस बॉडी की कैपेसिटेंस या धारिता कही जाती है। तो आइए हम इसको समझते हैं और ये देखते हैं कि ये धारिता जो है वो किन किन बातों पर डिपेंड करती है। विद्यार्थी, आपके पास सबसे पहले हमने एक बॉडी लिया है और इस बॉडी पर हम चार्ज Q दे देते हैं। हमने इस बॉडी पर कितना चार्ज रख दिया है? Q रख दिया है। विद्यार्थी, आप जानते हैं कि यदि आप किसी बॉडी पर चार्ज रखते हैं तो उस बॉडी में एक विभव उत्पन्न हो जाता है। तो यह जो विभव होता है यह प्रोपोर्शनल होता है चार्ज Q के। क्योंकि अगर आपके पास एक स्फीयर है और आप इस स्फीयर पर Q आवेश दे रहे हैं, तो आप देखते हैं कि स्फीयर के सरफेस पर जो विभव होता है V, वो होता है Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यदि इस स्फीयर का रेडियस R है तो यहाँ हम कितना लगाते हैं? R लगाते हैं। तो यहाँ से स्पष्ट है कि V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? Q होता है। तो यदि हम किसी बॉडी पर Q आवेश अप्लाई कर रहे हैं, Q आवेश उस पर लगा रहे हैं, तो रख रहे हैं, तो इस बॉडी के सरफेस पर एक पोटेंशियल पैदा हो जाएगा और इस पोटेंशियल का मान Q के क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका मतलब है Q प्रोपोर्शनल क्या होगा? V होगा। इसका मतलब है कि किसी भी बॉडी पर जो आवेश संचित किए जाते हैं या फिर उस पर हम कितना आवेश रख सकते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस बॉडी का विभव क्या है। अर्थात विभव जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के। विद्यार्थी, किसी बॉडी पर चार्ज केवल इसी बात पर डिपेंड नहीं करता है कि उसका विभव क्या है, बल्कि इस बात पर भी डिपेंड करता है कि इस बॉडी का शेप एंड साइज क्या है, मतलब इस बॉडी की ज्योमेट्री क्या है। और साथ ही ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि बॉडी के चारों तरफ का जो इन मीडियम है वो मीडियम कैसा है, उस मीडियम की जो परमेबिलिटी है वो क्या है। विद्यार्थी, तो हम इसको लिखते हैं Q प्रोपोर्शनल टू एक कांस्टेंट आता है, जिसको चूंकि हम बड़ा कांस्टेंट हटाएंगे तो यदि हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा, और ये कांस्टेंट जिसको मैंने C से डिनोट किया है, ये कांस्टेंट कहा जाएगा कैपेसिटेंस। क्या कहा जाएगा? कैपेसिटेंस। तो Q बराबर कितना मिला हमको? C भी। यदि हम C बराबर निकालना चाहेंगे तो ये होगा Q बाई V, जहां लिख सकते हैं, जहां C एक कांस्टेंट है। थोड़ा सा गौर कीजिए, इस सिंपल स्ट्रेटजी से हमें C की परिभाषा मिल रही है। C बराबर क्या आया? Q बाई V। विद्यार्थी, थोड़ा सा गौर करते हैं कि यदि हम एक बॉडी ले लिए हैं और इस बॉडी पर हम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं V बराबर 1 वोल्ट। कितना अप्लाई किया है मैंने? V बराबर 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई किया है। और V बराबर जब हम 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं तो इस बॉडी पर हमने मान लिया X कूलाम का आवेश संचित हो रहा है। तो इस बॉडी का जो कैपेसिटेंस है वो होगा C बराबर Q बाटा में कितना है? V बराबर कितना है? 1 है। तो C बराबर कितना हो जाएगा? X बटा 1। तो C बराबर हो जाएगा X। इसका मतलब है कि C की जो परिभाषा है वो क्या हो जाएगी कि अगर हम किसी बॉडी पर यूनिट पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं और उस यूनिट पोटेंशियल पर बॉडी जितने आवेश को संचित कर रही है, जितने आवेश को अपने ऊपर संचित कर ले रही है, या जितनी आवेश को उसको संचित करने की क्षमता है, वो क्वांटिटी जो होगी वो कैपेसिटेंस कही जाएगी। तो यहां से देखिए, Q बाई C भी को हम लिख सकते हैं कि किसी बॉडी पर इकाई विभव पर संचित आवेश, किसी बॉडी पर या किसी वस्तु पर इकाई विभव पर संचित आवेश उस वस्तु की धारिता कहलाती है, कैपेसिटेंस कहलाती है। तो हमको डेफिनेशन मिल रहा है। तो हम यहां पर अगर अपना डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो हम अपना डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि किसी वस्तु पर
संचित आवेश एवं वस्तु के विभव का अनुपात वस्तु की धारिता या कैपेसिटेंस कहलाती है। ओके, इसको हम सूचित करते हैं सी द्वारा। विद्यार्थी थोड़ा सा गौर करते हैं, सी एक अदिश राशि है, क्योंकि आपका आवेश अदिश है और विभव भी क्या है, अदिश है, इसलिए सी क्या है, एक अदिश राशि है। तो लिखेंगे सी एक अदिश राशि है। विद्यार्थी यूनिट क्या हो जाएगा, सी का मात्रक होता है कूलाम प्रति वोल्ट, क्यू का कूलाम, भी का वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट, या इसको कहते हैं फैराडे। क्या बोलते हैं इसको, फैराडे। एक फैराडे 1 फैराडे बराबर होता है 1 कूलाम प्रति वोल्ट। इसका मतलब 1 वोल्ट पर यदि 1 कूलाम आवेश संचित हो रहा है किसी बॉडी पर, तो हम उसके कैपेसिटेंस को कितना बोलेंगे, 1 फैराडे बोलेंगे। ओके, कोई दिक्कत, डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। डायमेंशन ऑफ सी इक्वल टू कितना है, Q बाई सी है, तो डायमेंशन ऑफ कितना होगा, Q बटा डायमेंशन ऑफ कितना होगा, V होगा। डायमेंशन ऑफ Q को लिखेंगे I इंटू T, डायमेंशन ऑफ करंट एंड डायमेंशन ऑफ टाइम, क्योंकि I बराबर Q बाई टी होता है, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, IT डिवाइड बाई V को क्या लिख सकते हैं, W बाई Q। ओके, तो यहां हम लिखेंगे W, डायमेंशन ऑफ W, अब बटा में Q होगा, तो Q को हम लिखेंगे यहाँ IT, चूंकि ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा I स्क्वायर T स्क्वायर, और W का होगा ML स्क्वायर T इनवर्स 2, और आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, तो ये M इनवर्स होगा, L इनवर्स 2 होगा। ओके, और ये हो जाएगा T टू पावर 4 I स्क्वायर। आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। ओके, C इक्वल टू Q बाई V, Q बराबर I बराबर Q बाई टी, तो Q बराबर IT। ओके, I इंटू टी टाइम एंड एम्पियर, W V बराबर W बटा Q। ओके, Q बराबर IT, ऊपर चला गया I स्क्वायर T स्क्वायर M L स्क्वायर T इनवर्स 2 फॉर वर्क डन। M ऊपर चला गया, इनवर्स हो गया, L ऊपर गया, L इनवर्स 2 हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, T ऊपर चला गया, ये स्क्वायर है, यहाँ इनवर्स 2 है, ऊपर चलेगा T टू पावर 4 एंड I स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत। विद्यार्थी, ये तो हमारा हो गया कैपेसिटेंस। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि अगर हमको, हमारे पास एक स्फीयर है और उसका रेडियस R है, और उस स्फीयर का कैपेसिटेंस हमको निकालना है, तो इसका मान क्या होगा और वो किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, ताकि हमको थोड़ा सा इंस्टीट्यूशन डेवलप हो सके, समझ डेवलप हो सके, फिजिकली ये हम समझ सके कि किसी भी बॉडी की जो धारिता होती है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो यहां पर हम लेते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल चार्ज, स्फेरिकल चार्ज बॉडी, सॉरी थोड़ा सा इसको, तो हमारा नेक्स्ट जो हम टॉपिक देख रहे हैं, ताकि हम समझ सके कैपेसिटेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। ओके, इस कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, जिसको हम लोग कहेंगे गोलीय चालक की धारिता। ओके,
कोई दिक्कत? तो गोलीय चालक की धारिता हमको निकालनी है। मैं यहां पर आ जा रहा हूं, दिख रहा है आप लोगों को? चमक नहीं रहा है ना? चमक नहीं रहा है ना? ठीक है। तो हम एक स्फीयर लेते हैं और इस स्फीयर का जो रेडियस है उसको मैंने लिया है r, और इस स्फीयर पर हमने चार्ज दिया है q। ये हैलो स्फीयर भी हो सकता है, सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है। तो इसके सरफेस पर विभव कितना होगा? अगर हम इसके सरफेस पर विभव निकालें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस, जिसको हम डिनोट करेंगे कितना? Vs। कितना हो जाएगा विद्यार्थी? कैपिटल Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। इससे पहले वाली कक्षा में आपने पढ़ा था, ये पॉइंट चार्ज की तरह व्यवहार करेगा बाहर और सरफेस पर। तो अगर आप ये सेल थ्योरम से ये समझते हैं कि इसका सेल थ्योरम हमको बताता है कि किसी भी स्फीयर को अगर आप चार्ज कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म चार्ज है, तो उसका टोटल जो आवेश ऐसा व्यवहार करता है जैसे वो उसके सेंटर पर हो। तो आप यहाँ पर ऐसा व्यवहार करें जैसे सेंटर पर हो, और अगर आप सरफेस पर निकाल रहे हैं तो वो कितने डिस्टेंस पर है? r डिस्टेंस पर है। ओके, तो सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? कैपेसिटेंस C इक्वल टू होगा Q और बटा में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विभव Vs। कितना हो जाएगा विद्यार्थी? Q जस का तस, और ये Q यहां देखिए बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, Q कैंसल आउट, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R। ओके, तो ये कैपेसिटेंस का मान हो गया किसके लिए? गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक के लिए, स्फेरिकल कंडक्टर के लिए। थोड़ा सा गौर कीजिए, कैपेसिटेंस इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि हम उसको कितना चार्ज दे रहे हैं। मतलब किसी बॉडी की चार्ज को धारण करने की क्षमता, उसको संचित करने की क्षमता इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि हम उसको कितना चार्ज दे रहे हैं, बल्कि वो दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। एक ज्योमेट्री R, और एप्सिलॉन नॉट का मतलब हो गया कि ये कैपेसिटी, अगर आप कोई बॉडी लिए हैं तो उसके चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है वो किस प्रकार से है। अगर ये किसी बॉडी को आपने लिया है और उसको आपने निर्वात में रखा है तो यहाँ पर आप एप्सिलॉन नॉट का इस्तेमाल करेंगे, अर्थात चारों तरफ के जो मीडियम है उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप इस बॉडी को किसी वाटर में डुबा दीजिए या ऑयल में डुबा दीजिए या किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में डुबा दीजिए, वहां निर्वात नहीं कोई दूसरा मटेरियल है, तो कैपेसिटेंस का मान जो होगा वो बदल जाएगा। तो इसका मतलब है कि कैपेसिटेंस दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर जो होता है वो है ज्योमेट्री ऑफ बॉडी, ज्योमेट्री शेप एंड साइज एंड ज्योमेट्री ऑफ द बॉडी, एंड सेकंड मीडियम अराउंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द बॉडी। तो दो बातों पर डिपेंड करेगा, और इन दोनों बातों को मैं क्या करूंगा यहाँ पर लिखूंगा। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ दिखेगा ना, यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख लेंगे यहाँ पर कि C जो है वो प्रोपोर्शनल क्या है? R। इसका मतलब है कि अगर आप बॉडी का रेडियस बढ़ाएंगे, उसको बड़ा करेंगे, तो उसका कैपेसिटेंस या आवेश संचित करने की जो क्षमता है वो क्या होगी? बढ़ेगी। अगर आप उसको छोटा करेंगे तो आवेश संचित करने की उसकी क्षमता क्या होगी? कम हो जाएगी। और अगर बॉडी के रेडियस को आप बहुत कम कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं आपके पास ये बॉडी है और आप इसके रेडियस को घटाकर बहुत कम कर दे रहे हैं, तो इसके आवेश को संचित करने की जो क्षमता है वो घट जाएगी। और अगर आपने इसको पहले से Q आवेश दिया है, मान लीजिए इस पर Q आवेश है, और अगर ये स्क्यूज हो गया, छोटा, ये सिकुड़ गया और सिकुड़ कर इसका रेडियस छोटा हो गया, तो ये अब इन आवेशों को संचित नहीं कर पाएगा, अपने ऊपर रख नहीं पाएगा, धारण नहीं कर पाएगा। तो ये आवेश क्या होंगे? लाइटनिंग के तौर पर, बिजली के तौर पर ये क्या होंगे? इससे चार्ज पार्टिकल इस बॉडी से बाहर निकलना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप इसको बहुत छोटा बना देते हैं तो वो एक पॉइंट, निडिल पॉइंट की तरह हो जाएगा, और उस निडिल पॉइंट से क्या होंगे? लगेगा जैसे बिजलियां निकल रही हैं। ठीक है, ओके। तो ये C प्रोपोर्शनल टू R। अगर आपके पास कोई बॉडी है और अगर उस पर ज्यादा आप आवेश संचित करना चाहते हैं तो आप उसके साइज को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। जैसे आप बलून ले लीजिए और बलून को आप फूंक मारिए और उसको बड़ा करते जाइए, तो उसके ऊपर ज्यादा आप चार्ज को एक्युमुलेट कर सकते हैं। ओके, तो आप लिख सकते हैं, अगर आपके पास है, आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, C1/C2 बराबर R1/R2। आप कंपेरिजन कर सकते हैं किसी भी बॉडी के दो ज्योमेट्री के लिए, एक जब उसका रेडियस R1 है और दूसरा रेडियस R2 है,
और उसके कैपेसिटेंस की आप तुलना कर सकते हैं। तो C1/C2 इक्वल टू R1/R2 प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। ओके, तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि किन किन बातों को हमने क्या सीखा। हमने ये सीखा कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज को संचित करने की जो क्षमता होती है वो कैपेसिटेंस कही जाती है, और इसका मान इसका जो मान होता है वो हमें ये बताता है कि हम अगर बॉडी को इकाई वोल्ट पर रख रहे हैं, यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर रख रहे हैं, इकाई विभव पर रख रहे हैं, तो बॉडी कितना आवेश संचित कर सकती है। ओके, और हम यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि ये कैपेसिटेंस जो होता है किसी भी बॉडी का, चाहे वो कोई भी शेप एंड साइज का हो, वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, बॉडी की ज्योमेट्री और बॉडी के चारों तरफ का मीडियम, या बॉडी को किस मीडियम में हमने रखा है। तो यहाँ पर हम नोट हमारा हो जाएगा। ठीक है, पहला नोट आप क्या लिखेंगे कि किसी वस्तु की धारिता, दिख रहा है रोहित, क्लियर है ना, किसी वस्तु की धारिता वस्तु के ज्यामिति पर निर्भर करती है। ठीक है, क्योंकि 4 पाई आर क्या है, इसकी ज्योमेट्री है। 4 पाई आपको बताता है कि ये स्फेरिकली सिमेट्रिक है, मतलब आप अगर किसी बॉडी को, अगर आपको स्फेयर लिए हुए हैं और उसके चारों तरफ आप इलेक्ट्रिक अगर धारिता उसकी पूरी निकालना चाहते हैं तो 4 पाई टर्म उसमें अपीयर होगा, क्योंकि उसका जो फील्ड है या उसका जो पोटेंशियल है स्फेरिकली सिमेट्रिक है, और स्फेरिकली सिमेट्रिक के लिए 4 पाई टर्म आता है। एप्सिलॉन नॉट मीडियम के लिए आता है। तो धारिता वस्तु के, या वस्तु की धारिता, वस्तु की धारिता माध्यम की विद्युतशीलता पर निर्भर करती है। ओके, तीसरा जो पॉइंट है, जिसको आप लिखिए भी चाहे नहीं भी लिखिए, और वो पॉइंट बताता है कि ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करती, आप इसको कितना चार्ज करें इस पर डिपेंड नहीं करती है। तो धारिता वस्तु पर उपस्थित आवेश पर निर्भर नहीं करती है। चार्ज पर ये निर्भर नहीं करती है, ये निर्भर करके ज्योमेट्री पर और मीडियम पर। ठीक है, तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हमको विभव और चार्ज लेना देना नहीं है, आप कितना विभव अप्लाइड कर रहे हैं ये इस पर इम्पोर्टेंट, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, बस ज्योमेट्री और मीडियम की प्रकृति हमें चाहिए। ओके, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कुछ कैपेसिटर के बारे में हम देख लेते हैं, और सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके बाद कि कैपेसिटर क्या कहा जाता है। ये तो कैपेसिटेंस हो गया, धारिता हुआ। तो अगर हम कोई ऐसी युक्ति बनाए जिसका इस्तेमाल हम इंजीनियरिंग के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए कर सके, जिसके द्वारा हम आवेश को संचित करें, जैसे आप पंखे का कंडेंसर देखे होंगे, पंखे का कंडेंसर हो गया, या फिर आपने रेडियो, टीवी या अन्य इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आपने कंडेंसर या कैपेसिटर देखा होगा। तो ये एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम आवेश को संचित कर लेते हैं। तो तकनीकी तौर पर आवेश को संचित करने के लिए हमने जिस मशीन को बनाया, जिस युक्ति को बनाया, जो डिजाइन किया हमने, उसको हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। और कैपेसिटर में सबसे सिंपल उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो ये होती है कि आपके पास 2 प्लेट होने चाहिए, और इन दोनों प्लेटों को एक दूसरे के नजदीक अगर आप रख देते हैं, चाहे वो प्लेट पैरेलल हो या स्फेरिकल हो, या फिर वो प्लेट्स जो होने चाहिए वो सिलेंड्रिकल भी होते हैं, तो इन 2 प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उत्पन्न होते हैं, और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कारण इलेक्ट्रिक चार्ज एक्युमुलेट होते हैं, जमा होने लगते हैं। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैपेसिटर। तो सबसे पहला काम आप करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे और आप इसको लिख लेंगे, या फिर आप वीडियो से इसको उतार सकते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है। थैंक यू बोलने की आदत हो गई है, लगता है जैसे कि लेक्चर खत्म हो गया, ऐसे खत्म हुआ नहीं है, अभी लेक्चर आपका चलेगा। ठीक है, रात का समय है तो थोड़ा बहुत आपको देखने में दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है देखने में कोई दिक्कत होगी। हम लोग और लाइट बढ़ाएंगे यहाँ पे, क्योंकि शाम के समय पर किसी प्रकार का कोई नॉइस या शोर जो है वो नहीं होता है। ठीक है, ये अच्छी बात है। दिन के समय पर अगल बगल में आप जानते ही हैं कि छोटी मोटी लघु उद्योग इंडस्ट्री है, तो
सुबह में थोड़ा नॉइज ज्यादा होता है। ओके, तो हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर जिसको हम कहते हैं संधारित्र। ओके विद्यार्थी, हम यहां कुछ संधारित्र आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। थोड़ा सा गौर करते हैं। हमने यहां 2 प्लेट लिया है और दोनों प्लेट जो हैं एक दूसरे के पैरेलल हमने रखे हैं। ओके, इन दोनों ये जो दोनों प्लेट लिए हैं इनको एक दूसरे के पैरेलल रखे हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। और इन प्लेटों को हम एक तरह से वर्ग की तरह, ये प्लेट है तो इनकी भुजा हम L ले लेते हैं। तो इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए वो इस डिस्टेंस की अपेक्षा बहुत ज्यादा होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर कोई कैपेसिटर हम डिजाइन करते हैं तो इस कैपेसिटर को हम लोग कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्योंकि इसमें 2 प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल रखे हैं, एक दूसरे से नजदीक। और इसके लिए L जो है वो काफी बड़ा है, किससे? D से, या D जो है बहुत छोटा होना चाहिए L से। आप इसको लिख सकते हैं D फार लेस देन L। आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं। आप कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए आप टर्मिनल जोड़ देते हैं और यहाँ आपने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया है जिसका पोटेंशियल जो है V है। और इसके कारण क्या हो रहा है कि इस कैपेसिटर के दोनों प्लेटों पर सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज, परंतु विपरीत चिन्ह का चार्ज एक्युमुलेट हो जा रहा है, जमा हो जा रहा है। जैसे यहाँ पर निगेटिव चार्ज जमा हो जा रहा है तो यहाँ के प्लेट पर चार्ज -Q आ जा रहा है, और यहाँ पर चूंकि इसको पॉजिटिव टर्मिनल से हमने जोड़ा है तो इस पर जो चार्ज एक्युमुलेट होगा वो +Q हो जा रहा है। ओके, और इस दोनों प्लेटों के बीच एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जा रहे हैं, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रेशन होगा वही इसके अंदर पोटेंशियल पैदा करेगा। और इसी पोटेंशियल से हमको इसकी अगर हम इसके चार्ज और पोटेंशियल को डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? कैपेसिटेंस मिलेगा। ओके, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका कैपेसिटेंस जो होगा वो हो जाएगा Q और बटा में V, C बराबर Q और बटा में इंटीग्रेशन E dr। ये dr डिस्टेंस हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, जिसको आप लिख सकते हैं QED। आप अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप इसमें मान रख देंगे तो आपको कैपेसिटेंस मिल जाएगा। तो चूंकि इस प्रकार का जो कैपेसिटर होता है इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र। विद्यार्थी, आईएससी की कक्षा में, बिहार बोर्ड के आईएससी की कक्षा में आपको ये सबसे ज्यादा पढ़ना है। आपका जो पूरा कैपेसिटर का जो ये चैप्टर है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के आसपास ही घूमता रहेगा। ठीक है, ऐसे हम आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अलावा अन्य कैपेसिटर के बारे में बताएंगे। एक स्फेरिकल कैपेसिटर, इसमें 2 कॉन्सेंट्रिक आपको हैलो स्फीयर होते हैं। एक छोटा वाला हैलो स्फीयर और एक हो जाएगा बड़ा वाला हैलो स्फीयर। ठीक है, इसका रेडियस मान लेते हैं R2 है, इसका रेडियस R1 है। और अंदर वाले स्फीयर पर आप आवेश दे देते हैं Q और बाहर वाले स्फीयर को आप अर्थ कर देते हैं, और इससे इस पर आवेश जो होगा वो अपीयर कितना हो जाएगा? -Q। तो ये क्या होगा? +Q से -Q की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होंगे। यहाँ पर आप देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कारण क्या होगा? इनके बीच वाले जगह में एक पोटेंशियल पैदा हो जाएगा, और Q बाई पोटेंशियल इक्वल टू आपको इसका कैपेसिटेंस मिलेगा। एक जो कैपेसिटर है वो सबसे फेमस है, जो आपके पंखे में लगता है, आप डेली उसको देखते भी हैं, और आपने इसके साथ खेला भी होगा या आपने इसको तोड़ ताड़ कर देखा भी होगा। इसमें क्या होता है कि 2 सिलेंडर होते हैं। एक पतला सिलेंडर होता है और इस पर हमने पॉजिटिव चार्ज रख दिया है, इसका रेडियस हम A मान लेते हैं, और एक इसको इनक्लोज करता हुआ बड़ा सिलेंडर होता है। ओके, और इस बड़े वाले सिलेंडर को हम लोग अर्थ कर देते हैं, और जब हम अर्थ करते हैं तो इस पर माइनस साइन अपीयर हो जाता है, जितना इसके अंदर वाले प्लेट के, जितने इसके अंदर वाले सिलेंडर पर है। अगर यहाँ अंदर वाले सिलेंडर पर Q आवेश है और बाहर वाले सिलेंडर का रेडियस B है तो उस पर कितना आवेश पैदा होगा? -Q हो जाएगा।
और इसके कारण क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, जिसके बारे में आपने पढ़ा है, जिसका मान होता है लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। आप इंटीग्रेट कर देंगे उसको q बटा e डॉट डी आर फ्रॉम b टू a, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ इसके बीच में आपको मिल जाएगा कैपेसिटेंस का मान। तो ये जो कैपेसिटर है ये है आपको सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ये है स्फेरिकल कैपेसिटर और ये है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। थोड़ा सा गौर कीजिए, इन तीनों कैपेसिटर में आपको एक कॉमन चीज दिख रहा है कि इसमें 2 प्लेट्स हैं, यहाँ 2 प्लेट्स पैरेलल है, यहाँ पर भी 2 प्लेट्स है, एक अंदर वाला प्लेट, अंदर वाला स्फीयर और एक बाहर वाला स्फीयर। यहाँ पर देखिए एक अंदर वाला सिलेंडर और दूसरा उसको इनक्लोज करता हुआ बाहर वाला सिलेंडर। तो इसमें देखिए कि 2 आपको मेटल प्लेट्स होने चाहिए और ये 2 मेटल प्लेट्स एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर रखे होने चाहिए और इनको चार्ज जब हम करते हैं तो एक पर पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड का लेकिन विपरीत चिन्ह का, और इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी संचित होती है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है। और आपको इसके प्लेट पर उपस्थित चार्ज Q और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यदि आप डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, कैपेसिटेंस मिलेगा। तो आप इसको परिभाषित, ये जो युक्ति है, ये जो यंत्र है, ये जो मशीन है जो चार्ज को एक्युमुलेट करती है, इसको आप लोग कहते हैं या हम लोग इसको कहते हैं कैपेसिटर। और इसकी परिभाषा है 2 चालकों को एक दूसरे के निकट रखकर बनाई गई ऐसी युक्ति मतलब मशीन या डिजाइनिंग, जिसके द्वारा आवेश को संचित किया जा सके, आवेश को संचित किया जा सके, उसे कैपेसिटर या संधारित्र कहते हैं। ओके, कोई दिक्कत? तो आप क्या करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और कैपेसिटर को क्यों परिभाषित कर लेंगे। ओके, 2 प्लेट होना चाहिए, ध्यान रखना है 2 प्लेट होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड का आवेश बट अपोजिट चिन्ह का, और इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में संचित ऊर्जा या इस इलेक्ट्रिक फील्ड में संचित जो विभव होता है Q/V का मान आपको C का मान बताता है। ठीक है, कोई जब भी ऐसा आएगा तो आप इसी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करेंगे और सिंपल है स्ट्रेटजी आपकी जो है C बराबर Q बटा E डॉट dr इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट B2A, यहाँ B2A, यहाँ R2 से R1 और यहाँ आपको D 0 से D या D से 0 D डिस्टेंस, यहाँ पर क्योंकि यहाँ तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि D कांस्टेंट है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, सॉरी। तो आप इसका स्नैपशॉट ले लेंगे और मैं आगे बढ़ रहा हूं और आगे हमारा जो मुख्य टॉपिक है, जो आईएससी में हमको सबसे ज्यादा जिस पर कंसंट्रेशन करना है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समानांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र। ओके, यहां देखिए मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिखाया है, इसमें 2 प्लेट होते हैं जो एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर रखे होते हैं, उनको पैरेलल होने चाहिए, वो एक दूसरे क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, 2 समानांतर चालक प्लेटों को
एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखकर बनाई गई युक्ति या बनाया गया संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। ओके, इसको आप परिभाषित करते हैं। ये एग्जाम के लिए हो गया। आप इसको एग्जाम में लिख देंगे तो आपको ये, चूंकि अगर शॉर्ट में पूछता है तो आप इसको एग्जाम में लिखेंगे। लॉन्ग में पूछेगा तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है और इसकी कैपेसिटेंस का व्यंजक आपको प्राप्त करना होता है। तो ये तो हमने समझ लिया पैरेलल प्लेट। अब इसके कैपेसिटेंस का हम मान प्राप्त करते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, ओके, जिसको आप कहेंगे, मैं चेंज कर दे रहा हूं, जिसको हम कहेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। ओके, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो थोड़ा सा देखते हैं स्ट्रेटजी हमारी क्या है। स्ट्रेटजी हमारी ये है कि अगर हम इन प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर लें तो अगर हम Q में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिवाइड करते हैं तो हमारा मान प्राप्त हो जाएगा C का। लेकिन V हमारा तो यहां दिया नहीं है, यहां तो V दिया हुआ है, ये V हमने अप्लाई किया है। लेकिन ये चूंकि हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस जो होता है उसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। तो अगर हम यहाँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले रहे हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो D है, और हम प्लेट जब लिए हैं तो इसका हम क्रॉस सेक्शन एरिया जो होंगे वो क्या लेंगे, A ले लेंगे। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ प्लेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, A, और ये है सेपरेशन बिटवीन प्लेट कितना है, D है। प्लेटों का बीच का जो सेपरेशन है D है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने कितना माना है, A माना है। ओके, और चार्ज जो है उस पर कितना है, Q है। तो सबसे पहले हम इसको प्रूफ ही कर देते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे। आप यहां पर लिख सकते हैं कि ऊपर के चित्र में हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है जिसके प्लेटों का क्रॉस सेक्शन एरिया A है, बीच का जो डिस्टेंस है या बीच का जो सेपरेशन है D है, और इन पर आवेश जो जमा है या इन पर जो आवेश संचित है वो है Q। तो हम इस बात को यहां लिख देंगे। ठीक है, अभी हम नहीं लिख रहे हैं, पहले हम इसको प्रूफ कर देते हैं कि इसका C का मान क्या होगा। विद्यार्थी आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्लेट कैपेसिटर पर, इस कैपेसिटर पर चार्ज डेंसिटी क्या है आपको सिग्मा इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर आप पहले सिग्मा क्यों निकाल रहे हैं, Q बाई A, आप Q बाई A बराबर सिग्मा क्यों निकाल रहे हैं, आपको कैसे मालूम चला कि पहले सिग्मा निकालना चाहिए। तो थोड़ा सा गौर करते हैं। यहां पर आप देखिए ये प्लेट जो है, अगर इनके बीच का जो सेपरेशन काफी कम होगा तो इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा व्यवहार करेगा जैसे ये यूनिफॉर्म है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक इन्फानाइट प्लेट की तरह, इन्फानाइट चार्ज प्लेट की तरह व्यवहार करेगा। और इन्फानाइट चार्ज प्लेट के बीच, अगर आप इन्फानाइट चार्ज प्लेट लिए हैं तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप, अर्थात प्लेट के लंबवत डायरेक्शन में, प्लेट के सरफेस के लंबवत डायरेक्शन में या प्लेट के एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लिखते हैं, चूंकि आपको विभव निकालना है तो विभव आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से ही निकालेंगे E.dr से, तो आपको सिग्मा का मान, सिग्मा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वहां सिग्मा आपको रखना पड़ेगा। इसलिए मैंने पहले क्या किया है, सिग्मा निकाल लिया है। ओके, अब यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड,
इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट, चूंकि मैं ज्यादा इंग्लिश लिख रहा हूं, आपकी क्लास तो हिंदी वाली है ना, हिंदी मीडियम, तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, ये चार्ज डेंसिटी को लिखेंगे आवेश घनत्व, ठीक है। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, थोड़ा सा यहां देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। आइए सबसे पहले हम लेफ्ट प्लेट को देख रहे हैं, ये हो गया आपको लेफ्ट प्लेट, ठीक है। तो लेफ्ट प्लेट पर चार्ज कितना है, प्लस है, तो जाहिर तौर पर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी वो बाहर की ओर निकलेगी, रेडियली आउटवर्ड होगी या इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बाहर निकलेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आपने इसको पढ़ा है, किसी भी इन्फिनाइट प्लेट अगर है और उसको अगर आपने चार्ज किया है, इन्फिनाइट चार्ज शीट की तरह यह व्यवहार करती है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये हो जाएगा आपको ई लेफ्ट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई डायरेक्शन, आप इसको डायरेक्शन को क्या ले लीजिए, आई डायरेक्शन, ये ऊपर क्या ले लेंगे, जे डायरेक्शन ले लीजिए, ओके। विद्यार्थी दूसरे प्लेट को लीजिए, क्योंकि मैंने ज्यादा से दूर दिखाया है, क्योंकि दूर नहीं है, एक दूसरे काफी नजदीक है। इस पर आवेश कितना है, माइनस है, और इसकी डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, ओके। विद्यार्थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है नेगेटिव चार्ज के लिए, वो इन्फिनाइट से आकर और नेगेटिव चार्ज में लग रहा है कि जैसे प्रवेश कर रही है, नेगेटिव डाइवर्जेंस की होती है, चूंकि यहाँ नेगेटिव डाइवर्जेंस की होगी, तो ये नेगेटिव चार्ज की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो उतना ही होगा जितना इस पॉजिटिव आवेश चार्ज शीट के लिए है, क्योंकि ये भी एक, अगर इनके बीच का डिस्टेंस काफी कम है तो ये इन्फिनाइट प्लेट शीट की तरफ व्यवहार करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट के लिए होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन सेम आई डायरेक्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल रहा है, नेगेटिव चार्ज तो क्या कर रहा है, लग रहा है कि प्लेट के अंदर जा रहा है, तो दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है, और इस सेम डायरेक्शन के कारण ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आधा आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ओके। तो मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ, और मिटा कर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ओके। इससे पहले वाले जब हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज शीट के लिए जब हम पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया भी था कि यदि आप दो चार्ज शीट को एक दूसरे के नजदीक रख देते हैं, पैरेलल रख देते हैं, तो उनके बीच मैंने फील्ड कैलकुलेट भी करवाया था, ठीक है। तो मैंने यहाँ कैलकुलेट करके दिखा भी दिया, सिग्मा बाई कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटर पर चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, और प्लेटों के बीच की विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, सिग्मा बटा क्यू बाई ए, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। विद्यार्थी प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, भी बराबर क्या होगा, क्योंकि आपको भी चाहिए, क्यू बाई भी आपको डिवाइड करना होता है, तो यहां पर आपका भी बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर होता है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, क्योंकि यहां देखिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस का फलन है नहीं, आर का फलन है नहीं, ये कांस्टेंट है पूरे अंदर वाले भाग में, तो ये इंटीग्रेशन से क्या होगा, बाहर आ जाएगा, और जैसे ही इंटीग्रेशन से बाहर आएगा तो इसको हम लिखेंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन डी आर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन जो डी आर होगा वो क्या है, वो डिस्टेंस है जो हम पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से पॉजिटिव ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, मतलब प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जहां से शुरू हो रहा है, जहां समाप्त हो रहा है, उस दिशा में आप जाइए, इंटीग्रेशन कीजिए, मतलब आप उस दिशा में जाइए, और जाने पर जितनी दूरी आप तय करते हैं वही इंटीग्रेशन डी आर है। तो इंटीग्रेशन डी आर कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपको डी। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बराबर
इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू डी बराबर आप लिख सकते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ओके, आपका काम हो गया, क्योंकि आपके पास Q है और आपके पास V आ गया, और Q बाई V अगर आप करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, C मिलेगा, और Q का मान जो है वो आपको सिग्मा के पद में है और वहां पर भी सिग्मा है। तो फाइनल जो आंसर होना चाहिए उसमें सिग्मा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि कैपेसिटेंस जो होता है वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, केवल ज्योमेट्री पर डिपेंड करेगा, तो सिग्मा होना नहीं चाहिए। और देखिए मुझे लगता है ये सिग्मा सिग्मा कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। ओके, यहाँ देखिए, ओके विद्यार्थी, यहाँ लिखते हैं C बराबर Q बाई V। Q जस का तस और V को हम लिख सकते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ओके ओके, Q जस का तस सिग्मा बराबर Q बाई A एप्सिलॉन नॉट और इंटू यहाँ कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। Q Q कैंसल आउट, ये नीचे वाला टर्म किधर जाएगा, ऊपर, एप्सिलॉन नॉट A अब बटा में D, इसलिए C बराबर एप्सिलॉन नॉट, चूंकि ऐसे भी आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा ये कीड़े काटने लगते हैं इसमें, एप्सिलॉन नॉट A बटा D। मैंने सोचा कि हड्डा वड्डा मार दिया क्या है। यहाँ देखिए कैपेसिटेंस C जो है इसका मान आपको आ गया एप्सिलॉन नॉट A बाई D। यहाँ देखिए एकदम A क्रॉस सेक्शन एरिया है, D जो है बीच का डिस्टेंस है, ज्योमेट्री हो, A बाई D क्या हो गया, ज्योमेट्री हो गया, और एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या हो गया, मीडियम की प्रकृति हो गया। थोड़ा सा गौर करते हैं, सिग्मा पर डिपेंड नहीं कर रहा है। जो हम पहले कैपेसिटेंस निकाले थे स्फेरिकल स्फीयर के लिए, चार्ज स्फीयर के लिए, तो उसमें हमारा आया था C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अगर आप अब C का डायमेंशन देखेंगे तो 4 पाई का तो कोई डायमेंशन नहीं है, एप्सिलॉन नॉट इंटू आर आना चाहिए। डायमेंशन में क्या आना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन इंटू आर आना चाहिए। मतलब अगर आप ज्योमेट्री पर इसको देखते हैं, मीडियम को हटा दीजिए, मीडियम की प्रॉपर्टी को हटाइए, ज्योमेट्री पर आप देखिए कि C प्रोपोर्शनल टू क्या है, R है, और R मतलब मीटर। तो ज्योमेट्री जो होनी चाहिए कैपेसिटेंस के लिए वो केवल वन डायमेंशन ज्योमेट्री पर वो निर्भर करना चाहिए, मतलब आर स्क्वायर पर नहीं, आर पर डिपेंड करना चाहिए। यहां पर भी आप देखिए एप्सिलॉन नॉट A बटा D है। A बराबर क्या लिखेंगे आप, लेंथ स्क्वायर आप लिख सकते हैं, और D क्या है, लेंथ है। लेंथ लेंथ यहाँ कैंसल आउट हो जाएगा, और चूंकि अगर आप मीडियम की प्रकृति को नहीं लेते हैं तो C प्रोपोर्शनल क्या होगा, L होगा। यहाँ पर भी देखिए C मतलब इसकी जो ज्योमेट्री है वो केवल मीटर में आ रही है, मतलब ये वन डायमेंशन ज्योमेट्री पर ही केवल डिपेंड कर रहा है। ओके, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कुछ फैक्टर्स हैं, और वो फैक्टर्स ये हैं कि कैपेसिटेंस ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, और वो ज्योमेट्री का हायर पावर नहीं, ज्योमेट्री का मतलब लीनियर पावर, मतलब पावर 1, जैसे मीटर, यहाँ पर R है, यहाँ पर L है, इस प्रकार से। ओके, कोई दिक्कत? तो मैंने यहाँ पर कैपेसिटेंस का मान आपको प्राप्त कर दिया है, और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का क्या हो गया, व्यंजक हो गया। ठीक है, ये है कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत? तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ आपको लिखना है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि ऊपर के चित्र में आपने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, मैं यहाँ बोल दे रहा हूँ, और आप इसको यहाँ पर लिखेंगे। चित्र जब आप बनाएंगे तो उसके बाद चित्र के नीचे आप यहाँ पर राइट करेंगे। मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। ऊपर के चित्र में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, जिसके प्लेटों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल या क्रॉस सेक्शन एरिया A है, आप दोनों भी लिख सकते हैं। प्लेटों के बीच की दूरी D है। प्लेटों पर आवेश Q लिया, और प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना है, E प्लेटों के बीच उतना ज्यादा नहीं लिखना है, सॉरी, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र तो वो हम निकाले ही है। एक बार फिर सुन लीजिए, ऊपर के चित्र में हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, जिसके प्लेटों का क्रॉस सेक्शन एरिया A है और बीच की दूरी क्या है, D है। ओके, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का मान प्राप्त करना है। बस इतना ही लिखकर आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ज्यादा भाषा लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको आप कंप्लीट कर लेंगे ना घर पे,
ऐसा नहीं है कि भूल जाएंगे, इसको घर पे क्या कर लेना है, कंप्लीट कर देना है। ये एल यहाँ रहना नहीं चाहिए, ये मैंने दिखा दिया, वो उसने समझाने के लिए बोला था। ओके, तो अच्छा, तो आपने ये कंप्लीट कर लिया। अब इसके अंदर संचित ऊर्जा के लिए हम व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, थोड़ा देर के लिए हम रुकेंगे ताकि हम देख लें कि कितना देर का वीडियो हुआ। ज़्यादा देर का वीडियो होगा तो फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा पढ़ते पढ़ते ना। तो विद्यार्थी, मैंने देखा 45 मिनट का ये वीडियो हो गया। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा वीडियो है IAC के लिए, तो मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि रवि सर भी अपलोड कर रहे हैं, अनिल सर भी अपलोड कर रहे हैं, मनीष सर भी कर रहे हैं, थोड़ा कम कर रहे हैं मनीष सर, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा समय मिलेगा नहीं। तो कल हम जब आते हैं तो कल का हमारा जो टॉपिक है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में संचित ऊर्जा का व्यंजक, ऊर्जा का मान। चूंकि मैंने आपको यहाँ दिखाया है कि इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो जब चार्ज एक्यूमुलेट होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी मान बढ़ता है, और इसके कारण क्या होता है, एनर्जी संचित होती है। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिल रहे हैं और हम डिस्कस करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच कैपेसिटेंस का मान। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं कि रात में थोड़ा सा देखने उखने में दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है ना, हाँ लाइट तो काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू।